गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम पढ़ रहे थे अपना पार्ट 3, हमें संसद क्यों चाहिए। तो उसमें हमने संसद के बारे में जाना था। मैंने आपको ओरल बताया भी था कि संसद क्या होती है, संसद कैसे बनती है, संसद के कितने अंग हैं, संसद के कितने सदन हैं, क्या है ये सारा। तो एक बार आप इस सारणी के माध्यम से अच्छे से समझ लो कि संसद क्या है, कैसे बनती है, सरकार क्या है, सरकार क्या कार्य करती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो ये सरकार के 3 अंग। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग है सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के अंग हो गए 3। अब इनमें से व्यवस्थापिका को ही संसद कहते हैं। जो संसद है ना हमारी, वो क्या है? व्यवस्थापिका है। और जिसको हम सरकार कहते हैं वो क्या है? वास्तविक रूप में कार्यपालिका है, जो संसद में से ही बनती है। यानी व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका बनती है। जो मैंने बताया था, आपने लिखा भी था कि 543 सदस्य लोकसभा के होते हैं, निर्वाचित सदस्य, और 233 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी होते हैं, और राष्ट्रपति स्वयं भी संसद का एक अंग है। ये सब मिलकर लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। व्यवस्थापिका होती है ये। व्यवस्थापिका, संसद, विधायिका एक ही नाम है। फिर इनमें से ही, जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, 543 सदस्य आते हैं, उनमें से जो प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं ना, वो होती है कार्यपालिका। यानी सरकार जिसको हम कहते हैं वो यही है, कार्यपालिका ही सरकार है। उसका काम है कानून पर कार्य करना या कानून लागू करना। ये कानून पर, जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है उस पर कार्य करना या कानून लागू करना किसका कार्य है? कार्यपालिका का। ठीक है, ये। इसके बाद तीसरा अंग आता है न्यायपालिका। सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। इसको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग रखा गया है। ये इनके व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में तो घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका बनती है। वो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री वो व्यवस्थापिका यानी संसद के भी सदस्य होते हैं, तो इन दोनों में तो घनिष्ठ संबंध है। लेकिन न्यायपालिका को जो है बिल्कुल इन दोनों अंगों से अलग रखा गया है, जिससे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय कर सके न्यायपालिका। और इसका कार्य है न्याय करना, संविधान की व नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। किसका कार्य है? न्यायपालिका का। तो इसको तो हम आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं व्यवस्थापिका। अभी हम किसको पढ़ेंगे? व्यवस्थापिका, जिसका कार्य क्या है? कानून बनाना। और व्यवस्थापिका को ही हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और संसद में कौन कौन होते हैं? ये 3 अंग है संसद के, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद, जिसको विधायिका भी कहते हैं। संसद के 3 नाम हो गए, व्यवस्थापिका, संसद और विधायिका। ठीक है, और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अंग 3 है और सदन 2 है। ठीक है, ये हो गए आपके व्यवस्थापिका। ढंग से समझ लेना आप। व्यवस्थापिका, संसद, विधायिका एक ही बात होती है। ये 3 अंग संसद के और 2 सदन है। और कार्यपालिका इससे ही जुड़ी हुई होती है, इससे ही जुड़ी हुई है, जिसमें से जैसे ये मंत्रिपरिषद लिखा है ना मैंने, ये मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं, जो संसद के ही सदस्य होते हैं। ये संसद के जितने भी सदस्य हैं, ये ही इनको मंत्री बनाकर यहाँ भेजते हैं। प्रधानमंत्री भी संसद का ही सदस्य होता है। और संसद के जो जितने भी सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो लोकसभा के वो ही जो है अपना नेता चुनते हैं और प्रधानमंत्री बनाते हैं। और राष्ट्रपति जो होता है वो व्यवस्थापिका का भी सदस्य होता है और कार्यपालिका का भी सदस्य होता है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। ये हमारी सरकार यही है। और सरकार जो है व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि यहाँ पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो सरकार हमारी ये है कौन? कार्यपालिका। कार्यपालिका को ही हम क्या कहेंगे? सरकार कहते हैं। और जो कार्यपालिका बनती किस में से है? इसी में से, व्यवस्थापिका यानी संसद में से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संसद को, सिर्फ संसद को, कि संसद कैसे बनती है। आ गया? ये सारणी आपको कॉपी में बनानी है, फोटो भी भेजी है मैंने, वहाँ से आप बना लोगे और अच्छे से समझोगे कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध कैसे हैं, दोनों में अच्छे संबंध कैसे हैं, होने भी चाहिए। अगर इनका विश्वास इसमें नहीं रहता है ना, मंत्रिपरिषद का, संसद में, तो ये हट जाती है, क्योंकि बनी इसी में से है, इसलिए बहुत घनिष्ठ संबंध है इनमें। और न्यायपालिका को अलग रखा गया है। तो ये सारणी आपको कॉपी में बनानी है, फोटो भी भेजी है मैंने, वो देख के बना लेना। ठीक है,
अब देखो ये संसद जो हम पढ़ रहे हैं वो देखो आप, संसद, इसमें हम देखेंगे ये संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। अब देखो आप, लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, ये भी आपको पूरा ऐसे कैसे लिखना है कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। मैंने आपको बताया था कि लोकसभा जो है जनता द्वारा निर्वाचित सदन होता है, संसद के 2 सदन है, उसमें लोकसभा जनता द्वारा निर्वाचित सदन होता है। पूरे भारत से 543 सदस्य जो है भारत की जनता चुनकर लोकसभा में भेजती है। कहाँ भेजती है? लोकसभा में। ठीक है, तो अब देखो लोकसभा राज्यसभा में थोड़ा अंतर भी है और इनका तुलनात्मक अध्ययन भी अपन कर सकते हैं इसके माध्यम से। देखो, और वास्तव में जहाँ संसद का नाम आता है ना, तो वहाँ लोकसभा ही होती है। आप थोड़ा बड़ा करके देख लेना चाहो तो, आड़ा करके देख लेना, आड़ा फोन करके देखोगे तो साफ दिखेगा। देखो लोकसभा, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। अस्थायी यानी ये प्रति 5 वर्ष बाद बदल जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, नए चुनाव होते हैं 5 वर्ष बाद और नई लोकसभा चुनी जाती है। और बहुमत के आधार पर जो है नए दल की सरकार बनती है, वही दल भी वापस आ सकता है। जैसे पहले भी हमारे संसद में बीजेपी थी, नरेंद्र मोदी था, दोबारा चुनाव हुए, अच्छा कार्य किया सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, और दोबारा भी वही आ गई सरकार, जनता ने उसको पसंद किया। और अगर मान लो सरकार 5 साल तक अच्छा कार्य नहीं करती है, जनता उससे संतुष्ट नहीं होती है, तो अगले चुनावों में जनता सरकार को बदल भी देती है। तो इस प्रकार ये लोकसभा जो है अस्थायी सदन है, जो प्रति 5 वर्ष बाद भंग हो जाता है। और राज्यसभा स्थायी सदन है, ये एक साथ भंग नहीं होता है, इसमें जो है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद बदलते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रत्यक्ष निर्वाचन। लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। देश की जनता जो है, वयस्क मतदाता जो देश के हैं 18 वर्ष से अधिक आयु के, वो जो है प्रत्यक्ष मतदान करके इस लोकसभा का चुनाव करते हैं। और इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, मतदाता चुनाव नहीं करते हैं। प्रत्येक राज्य से सदस्य जाते हैं, जैसे हमारे राजस्थान से 10 सदस्य जाते हैं, तो उन 10 सदस्यों को, राज्यसभा के 10 सदस्यों को हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि है MLA राज्य के, वो चुनकर भेजते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। ठीक है, अधिकतम संख्या जो है 550 हो सकती है लोकसभा की, राज्यसभा की 250 है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है और राज्यसभा की 245 है। ठीक है, उसमें से निर्वाचित सदस्य लोकसभा में 543 है, राज्यसभा में 233 है। कितने हैं ये? 233। ठीक है, और 543 तो निर्वाचित हो गए, पूरे भारत में से चुन के आएंगे। और राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। तो 543 और 2 545 हो गए, या 233 और 12 245 हो गए। इस प्रकार अब राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? 25। पूरे राजस्थान को 25 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, ये मैंने आपको बताया था। और 25 ही जो है सदस्य अलग अलग पार्टियों के खड़े होते हैं, और जिसको बहुमत होता है, जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं, वो चुन कर जाते हैं। हमारे राजस्थान में 25 लोकसभा क्षेत्र है। हमारे ओनली जयपुर जिले के 2 लोकसभा क्षेत्र है, जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण। हम जयपुर ग्रामीण में आते हैं। और अभी थोड़े दिनों पहले ही MP के चुनाव हुए थे, MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य, तो उसके चुनाव हुए थे। उसमें जो है हमारे यहाँ से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से राजपाल सिंह शेखावत, जो BJP का सदस्य है, वो जो है बहुमत उनको मिला था, और वो हमारे भी MP है जयपुर ग्रामीण के। ठीक है, तो 25 सदस्य राजस्थान से जाते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में 10 सदस्य जाते हैं, जिनको कौन चुनता है? हमारे जो 200 MLA हैं वो चुनते हैं, विधानसभा के सदस्य। कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, ये भी ध्यान रखोगे। उम्मीदवार की आयु, जो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है, उसकी आयु लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, ये उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष, 30 वर्ष, ये ना। और अब जो है लोकसभा में क्या होता है कि जैसे ही चुनाव होते हैं, लोकसभा के 543 सदस्य निर्वाचित होकर आ जाते हैं अलग अलग पार्टियों के।
बहुमत का पता चल जाता है कि 272-73 सीटें जिस पार्टी की आ गई साफ, वो स्पष्ट बहुमत हो जाएगा और उसी की सरकार बनेगी। फिर वो जो जिसकी सरकार बनती है लोकसभा, वो सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हमारे श्रीमान ओम बिरला है, ठीक है। और राज्यसभा में होते हैं सभापति और उपसभापति। जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का, वो जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि राज्यसभा के सभापति का अलग से चुनाव नहीं होता है, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो अभी वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? सर एम वेंकैया नायडू। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? श्रीमान ओम बिरला। ये श्री एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति भी हैं हमारे देश के और राज्यसभा के सभापति भी है। इस प्रकार ये आपकी क्या बन गई? एक संसद बन गई, ठीक है। इस तरह संसद का निर्माण होता है। संसद में दोनों सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो इस तरह उनका निर्वाचन होता है। ये प्रतिक्रिया उनकी है, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हो ये लोकसभा में क्या है, प्रथम सदन। आपके फ़ोन में आप आराम से देख के ये सारणी बनाओगे, इन सबको याद करोगे। ये सारे प्रश्न हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा सदस्य, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है। ये प्रश्न जो मैं बोल रही हूँ आपको आने चाहिए सारे, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में से अस्थायी सदन कौन सा है, ये सारे जो है प्रश्नों के उत्तर आपको आने चाहिए। ये सारणी पूरी आपको कॉपी में लिखनी है और आपको याद भी करनी है। लोकसभा जनता द्वारा निर्वाचित सदन होता है और मुख्य रूप से संसद इसी को ही कह देते हैं, यानी जो निर्णय लेते हैं। इसके सदस्य ज़्यादा है ना, 543 सदस्य हैं, तो अधिकतर निर्णय इसी के स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके लोकसभा का पूरा, अच्छे से आप अपने फ़ोन में बड़ा करके देख सकते हो। ये हो गया आपके राज्यसभा का, ऐसी की ऐसी सारणी आपको बनानी है और याद करना है। अब देखो लोकसभा में क्या होता है। लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होकर आ गए। किताब में भी पढ़ेंगे हम ये चीज़, इसलिए यहाँ समझ लो अच्छे से आप। लोकसभा में 543 निर्वाचन, पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर बांटते हैं निर्वाचन क्षेत्रों में भी, तो 543 निर्वाचन क्षेत्र हो गए। अब 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से सदस्य भी कितने निर्वाचित होके आएंगे? 543 ही आएंगे, क्योंकि खड़े तो कितने भी हो सकते हैं प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में। अभी हमारे चुनाव थे जब 15-17 सदस्य खड़े थे हमारे जयपुर ग्रामीण से ही, लेकिन जीतेगा कौन? जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे, सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलेंगे वही लोकसभा का सदस्य बनेगा। जैसे हमारे जयपुर ग्रामीण से राजपाल सिंह शेखावत को सबसे ज़्यादा वोट मिल गए 17 सदस्यों में से, तो वो जो है हमारे एमपी बन गए। जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग दलों के होते हैं, कांग्रेस के अलग, जितनी भी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, राज्य की पार्टियां और निर्दलीय। किसी को किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो निर्दलीय ही खड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ पर बहुदलीय जो है पार्टी है, बहुदलीय शासन व्यवस्था है, बहुत सारे दल हैं, ठीक है। तो अब 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से 543 सदस्य ही चुनकर आ जाएंगे। अलग अलग पार्टी के होंगे वो सभी 543। अब उनमें क्या देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी के सदस्य चुनकर आए, यानी बहुमत किसका रहा, बहुमत किसका रहा। और बहुमत के लिए 543 में से बहुमत बनेगा 272 सदस्यों का। अगर एक ही पार्टी के 272 सदस्य चुनकर आ गए तो वो बहुमत दल की सरकार हो गई, ठीक है। अभी हमारे जैसे चुनाव हुए थे ना अभी एमपी में लोकसभा के, उसमें हमारे बीजेपी के 303 सदस्य चुनकर आए थे, तो चाहिए तो 272 ही थे। 303 सीटें आ गई बीजेपी की, तो सरकार किसकी है अभी केंद्र में? बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की। चाहिए कितने बहुमत के लिए? 272 ही। तो जिस भी पार्टी के 272 सदस्य आ जाते हैं उसी की क्या बन जाती है? सरकार बन जाती है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में हमारे 303 सीटें हैं बीजेपी की, तो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, संसद में, ठीक है। फिर क्या किया जाता है देखो, जैसे बीजेपी की ये सीटें आ गई, जीते हुए तो वो भी है 543, जिनकी सरकार नहीं बनी वो भी चुनाव तो जीते हैं ना, तो उनको क्या कहेंगे? विपक्ष या विरोधी दल।
जो चुनाव जीते हुए वो भी संसद में बैठते हैं और सरकार पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है सरकार के कार्यों में। जो सरकार मनमानी नहीं कर सकती, अंकुश लगाते हैं विरोधी दल उस पर। तो कोई भी ऐसे गलत कार्य सरकार से हो जाता है तो वो उनसे सवाल जवाब करते हैं। तो विरोधी दल यानी विपक्ष की भी जो है लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अब जैसे हमारे यहाँ पे 272 सीटें आ गई किसी भी दल की, जैसे अभी हमारे 303 आई है बीजेपी की। किसकी? अभी जो चुनाव हुई है उसमें चाहिए कितनी थी? 272, तो स्पष्ट बहुमत है। सरकार किसकी बन गई? बीजेपी की। अब क्या करेंगे उसमें से कि जो 543 जो निर्वाचन क्षेत्र थे ये इनके 15% को मंत्री बनाएंगे। मंत्री बनाकर कहाँ भेजेंगे? कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका में जीत कर आएंगे ना, उन्हीं को मंत्री बनाकर 15% को, 543 जो निर्वाचन क्षेत्र उसका 15% निकाला हमने, तो हमारी जो है मंत्री परिषद में लगभग 80-82 मंत्री होते हैं। कितने? 15% निकाला ना, 15%। ठीक है, 543 का ये निकाला था 15%। तो हमारी मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे? 80-82 मंत्री होते हैं। जरूरी नहीं कि 80-82 ही बनाएं, कम भी हो सकते हैं। एक ही मंत्री को 2-2 कार्यभार भी दे दिया जाता है, लेकिन अधिकतम हो सकते हैं इतने। ठीक है, तो ये बन गए मंत्री परिषद, जिसमें एक प्रधानमंत्री भी होता है। पहले तो क्या करते हैं शौरी, देखो मंत्री परिषद कैसे बनती है। जैसे 543 सदस्य में से 303 सदस्य आ गए अभी वर्तमान में हमारे बीजेपी के। अब ये 303 सदस्य क्या करेंगे? अपना बहुमत दल का नेता बनाएंगे। पहले नेता किसको बनाया इन्होंने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना और उसको माना कि ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे। चुनाव होते ही तो ये होता है पहले तो कि जो है बहुमत दल का जो भी आ जाती है, बहुमत दल की दल जो आ जाता है, बहुमत दल वो क्या करता है? अपना जो है नेता बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है। तो 303 सीटें बीजेपी की आते ही उन्होंने क्या करा? प्रधानमंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी को। फिर नरेंद्र मोदी जो है उनमें से ही क्या करता है? मंत्रियों का चयन करता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, पहले बहुमत आते ही क्या किया जाता है? बहुमत दल के नेता को, लिखा है ना, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर वो प्रधानमंत्री जो है वो ही अन्य मंत्रियों का क्या करता है? प्रधानमंत्री ही अन्य मंत्रियों का चयन करता है और अपनी क्या बनाता है? मंत्री परिषद बनाता है, जिसमें कितने मंत्री हो सकते हैं? अधिकतर 82। यानी उनमें से राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री हो सकते हैं। ये नहीं कि जो जीत कर आए हैं चुनाव वही मंत्री हो, राज्यसभा के सदस्यों में से भी जो है प्रधानमंत्री मंत्री बना सकता है। अभी हमारे विदेश मंत्री राज्यसभा के सदस्यों में से ही है। तो इस तरह क्या बन गई? वो प्रधानमंत्री बन गए, भी लोकसभा में जीत कर आ गए सदस्य, और फिर उन्होंने अपने बहुमत दल का नेता बना लिया। ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप, जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया, 543 निर्वाचन क्षेत्रों में, उनमें 500 सदस्य जीत कर आ गए। फिर वो सदस्य अपना क्या बनाएंगे? नेता बनाएंगे, यानी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो जो बहुमत दल का नेता होगा वो, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। फिर प्रधानमंत्री ही 15% को क्या बनाएगा? मंत्रियों के लिए चयन करेगा। जो सदस्य हैं उनके 15% को मंत्रियों के लिए चयन करेगा। और वो मंत्री, ये 15% है ना, वो कहाँ जाएंगे? देखो यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे कार्यपालिका में। ये रही मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, वो भी इसी में। और ये क्या बन जाती है? सरकार बन गई। ठीक है, इस प्रकार से सरकार बनती है। फिर सरकार के कार्य होते हैं बाद में कि जो है जैसे प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री परिषद बना ली। फिर उन मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, सबको चुनता प्रधानमंत्री है, लिस्ट भेजता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति सबको अपने पद की शपथ दिलाता है। फिर उनमें कार्यभार विभाजित किया जाता है कि ये जो है शिक्षा मंत्री होगा, ये चिकित्सा मंत्री होगा, ये रेल मंत्री होगा, ये विदेश मंत्री होगा, ये रक्षा मंत्री होगा। अलग अलग उन मंत्रियों को कार्यभार दिया जाता है। इस प्रकार हमारी क्या बन जाती है? सरकार। ठीक है, यही हमारी सरकार है, जो पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि यहाँ पर जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये जो है कोई भी विधेयक बनाते हैं तो यहाँ पेश करते हैं, यही उसको कानून का रूप देती है। व्यवस्थापिका में पेश किया जाता है विधेयक, फिर वो यहाँ पर जो है वो पास होता है। यहाँ पर पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बन जाता है। ठीक है,
तो ये हमारी क्या है, सरकार है। अब हम इसको थ्योरी में भी पढ़ेंगे, आपकी किताब में भी, आप अच्छे से इसको समझ लेना, ठीक है। और ये दोनों सारणियाँ आपको कॉपी में बनानी है और